जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और प्यारे साथियों, आज हम 16 सितंबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से कवर करने वाले हैं। आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं 1017 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार 1017 दिनों से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, सुबह के 6 बज गए हैं, हम और आप यहां पे लाइव जुड़े हुए हैं। आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, पहला प्रश्न ये रहा, ब्रूसेल्स डायमंड लीग 2024 के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है, आपसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नीरज चोपड़ा दैट हैज सेक्योर्ड इन द ब्रूसेल्स डायमंड लीग 2024 फाइनल। तो दोस्तों, ये घटना कल की है और इसमें नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान यहां पे हासिल किया है। याद रखिएगा, कौन सा स्थान? दूसरा स्थान यहां पे हासिल किया है। तो आपको पता है, भारत के महान जेवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा। इन्होंने डायमंड लीग ब्रूसेल्स फाइनल में दूसरा स्थान यहां पे हासिल किया है और थर्ड अटेम्प्ट में 87.86 मीटर का एक बेस्ट थ्रो फेंका है और इस वजह से इनको सेकंड प्लेस मिला है। दोस्तों, यहां पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं एंडरसन पीटर्स, ये ग्रेनाडा के हैं और 87 पॉइंट मीटर का बेस्ट थ्रो फेंक करके सबसे पहला प्लेस इन्होंने हासिल किया है, याद रखिएगा। और ग्रेनाडा एंडरसन ने ओलंपिक्स में तीसरा मेडल हासिल किया था, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ठीक है, पाकिस्तान के प्लेयर नदीम ने पहला स्थान हासिल किया था, नीरज चोपड़ा ने सेकंड और इन्होंने थर्ड प्लेस हासिल किया था ओलंपिक्स में। दोस्तों, जो डायमंड लीग है, ये इसका जो फाइनल था 13 और 14 सितंबर को हुआ है और बेल्जियम के ब्रूसेल्स में हुआ। यहां पे स्टेडियम का नाम है किंग बॉर्डाइन स्टेडियम। इसका क्या नाम है? किंग बॉर्डाइन स्टेडियम, जो मेरे पीछे आप सभी देख रहे हैं। देखिए, ओलंपिक्स की परफॉर्मेंस की बात तो मैं कर ही रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया कि नीरज चोपड़ा ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और इसके अलावा अभी हाल ही में लुसाने डायमंड लीग में इन्होंने रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है 89.49 मीटर फेंक करके। अभी लुसाने डायमंड लीग भी हुआ था, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों, डायमंड लीग 2024 में जो ब्रूसेल्स में अभी हुआ है, इसमें स्टीपल चेस 3000 मीटर फाइनल में अविनाश सावले जो थे, ये 9वें स्थान पर रहे हैं, 9th प्लेस पर रहे हैं। इनका नाम भी आपको याद रखना है। अविनाश सावले के पास 8 मिनट 9 सेकेंड 9.91 आप कहेंगे, एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है और पेरिस डायमंड लीग में इन्होंने बनाया था और 6th प्लेस पर रहे थे। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, दोनों ही इंपॉर्टेंट प्लेयर के। दोस्तों, ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा जो रहे हैं वो शानदार प्रदर्शन किया। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंक करके भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। वहीं पे जब हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की, तो उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 89.4 मीटर का। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन को हमने डिटेल से डिस्कस किया है। आइए यहां पर हम दूसरे प्रश्न को बात करते हैं और ये है एसएसबी से रिलेटेड। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हाल ही में कौन बने, आपसे पूछा जा रहा है। हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो देखिए, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत मोहन प्रसाद। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक से आप इस चीज को बहुत ही आसानी से याद कर लोगे। यहां पे लिखा है अमृत, ठीक है, यहां पे लिखा है शस्त्र। देखिए, जिस व्यक्ति को अमृत मिल जाता है उसके पास सारे शस्त्र आ जाते हैं। ठीक है, यानी वो अमर हो जाता है, उसे कोई मार नहीं सकता, उसके पास सारे शस्त्र है। जिसके पास अमृत है उसके पास सारे शस्त्र है। तो अमृत से आप अमृत मोहन प्रसाद याद रखेंगे और सारे शस्त्र हैं सशस्त्र सीमा बल आप याद रखेंगे। तो इसके ये डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, डीजी बनाए गए हैं। तो मेरे पीछे आप अमृत मोहन प्रसाद को देख सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, एसएसबी का महानिदेशक इन्हें अपॉइंट किया गया है, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। अभी प्रेजेंट में अमृत मोहन प्रसाद जो है सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक हैं, स्पेशल डायरेक्टर डीजी हैं और इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 तक होगा। ठीक है, तो साथियों, यहां पे हम बात कर लेते हैं एसएसबी के बारे में। तो एसएसबी एक पैरामिलिट्री फोर्स है और जो खासकर भारत के साथ जो सीमा लगता है भूटान और नेपाल का, तो यहां पे सिक्योर करने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम एसएसबी का है। दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई है? 1963 में इसकी स्थापना की गई 20 दिसंबर को और भारत और चीन युद्ध के बाद यह निर्णय लिया गया कि हमें एसएसबी की जरूरत है, क्योंकि भारत चाइना से युद्ध हार गया था 1962 का, 1962 का। उसके बाद से हमने नेपाल और भूटान में भी हमने
यहां पर एसएसबी तैनात किए हैं। शुरुआत में इसका नाम दूसरा था, इसे कहा जाता था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। बाद में 2004 में इसका नाम चेंज हुआ और इसे एसएसबी किया गया। इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा, सर्विस, सेफ्टी एंड फ्रेटर्निटीज का यहां पे आदर्श वाक्य है। अब दोस्तों मैं आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ्स बता रहा हूं जो हाल ही में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो मैं आपको पूरा रिवाइज करा दे रहा हूं, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मेरे पीछे आप सभी दलजीत सिंह चौधरी को देख रहे हैं। तो दलजीत सिंह चौधरी जो है, ये आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी बने हैं, बीएसएफ के डीजी बने हैं। विकास लखेड़ा की हम बात करते हैं तो असम राइफल्स के डीजी कौन बने हैं, इनका नाम है विकास लखेड़ा नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी श्रीनिवासन, एनएसजी आपने नाम सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डीजी बने हैं। आरएस भट्टी लिखा हुआ है, तो आरएस भट्टी जो है नीना सिंह के स्थान पे सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डीजी बने हैं। अनीश दयाल सिंह किसके बने हैं, तो सीआरपीएफ के बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे गुरबीर पाल सिंह की बात करेंगे तो एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प के ये डीजी बने हैं। राहुल रसगोत्रा की हम बात करें फ्रेंड्स तो ये आईटीबीपी के डीजी हैं। आईटीबीपी के डीजी डायरेक्टर जनरल राहुल रसगोत्रा है। आलोक शर्मा जो है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन जो ग्रुप आपने नाम सुना है, एसपीजी की डीजी है। संजीव रैना की हम बात करें तो आईटीबीपी का इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, अतिरिक्त महानिदेशक इनको बनाया गया है। किसको बनाया गया है, यहां पे संजीव रैना को बनाया गया है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं यहां पे तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, MVA-BN किस रोग की वैक्सीन है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मंजूरी दी गई है। MVA-BN is the vaccine for which disease which has been approved by the World Health Organization। तो MVA-BN दोस्तों जिसका हमारे पास अभी तक कोई इलाज नहीं था, और यह है एमपॉक्स। आपको मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि WHO ने हाल ही में एमपॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया गया, क्योंकि बहुत सारे केसेस की रैपिडली अफ्रीका से यूरोप में बढ़ रहे थे और एशिया में भी इसके मामले देखने को मिल रहे थे। अब इसकी वैक्सीन को अनुमति मिल गई है WHO के द्वारा। तो दोस्तों आप यहां पे एमपॉक्स की वैक्सीन देख रहे हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ कंट्रीज में एमपॉक्स के खिलाफ विश्व का सबसे पहले टीकों को मंजूरी दी है। पूरी दुनिया में भी एप्लीकेबल नहीं है, कुछ ही देशों में, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पे ज्यादा जरूरत है और वहां पे एमपॉक्स के इस वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। देखिए यहां पे इसका नाम MVA-BN है और इसको आप दूसरे फॉर्म में भी कहेंगे, इसका नाम है वैक्सीनिया अंकारा बेवेरियन नॉर्डिक, या फिर आप इसे MVA-BN वैक्सीन कहेंगे। ठीक है, अब इसका जो यूज होगा किन पे होगा, तो जिनकी एज 18 ईयर्स है या फिर उससे ज्यादा के एडल्ट हैं, ठीक है, उनके ऊपर होगा। अभी बच्चों पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, 18 साल से कम उम्र के ऊपर अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, और ये जो टीका है ये इसका टेन्योर क्या होगा, तो ये 4 वीक्स में, 4 हफ्ते के अंतराल पर 2 खुराक में आपको दिया जाएगा, ये वैक्सीन आपको दी जाएगी। और ये जो वैक्सीन है किसने बनाई है, तो डेनमार्क की कंपनी है बेवेरियन नॉर्डिक, इन्होंने इसको बनाया है। आपने नाम में देखा होगा बेवेरियन नॉर्डिक, तो ये जो वैक्सीन निर्माता कंपनी है यहाँ पे उसका नाम छुपा हुआ है। अब देखिए कहां कहां पे इसकी अनुमति मिली है, तो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, कनाडा, EU और अफ्रीकन के कुछ कंट्रीज, अमेरिका में इसको अनुमति मिली है। अब देखिए मंकी पॉक्स या फिर आप एमपॉक्स जो मैंने आपको बताइए होता क्या है, तो आप अब मेरे पीछे एक इमेज देख रहे हैं और असलियत में जो आप अगर आप इंटरनेट में गूगल में आप ये इमेज सर्च करेंगे तो थोड़ा और डरावना आपको दिखेगा। इतने बड़े बड़े फोड़े जैसे हो जाते हैं वैसे एमपॉक्स की बीमारी में हो जाता है। चेचक जैसी बीमारी है, उसमें पस भर जाती है, वो फूट जाते हैं, तो ये वायरस से होता है। एमपॉक्स किससे होता है, वायरस से होता है। हालांकि बहुत ही ज्यादा डेडली नहीं होता है, लेकिन खासकर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसमें शुरुआत में जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फ्लू जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये किस वायरस की वजह से होता है, तो ऑर्थोपॉक्स वायरस होता है, उससे होता है, उसकी फैमिली है, उससे, उस वायरस से होता है। मंकी पॉक्स आखिर नाम क्यों पड़ा, तो देखिए 1970 में ये मंकी से फैला था, बंदर से फैला था, और अफ्रीका में कंट्री है, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो सबसे पहले यहां पे आइडेंटिफाई किया गया था, उसके बाद लगातार बढ़ता ही गया।
अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, जहां पर जो वैक्सीन है वो बहुत सारी जो वैक्सीन अभी तक इस्तेमाल की गई हैं, तो यहां पे कौन सी वैक्सीन के लिए इस्तेमाल किया गया, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इस्चिक नाम है, मेरे साथ आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिएगा। तो चिकनगुनिया के लिए है, चिकनगुनिया के लिए जो वैक्सीन है इसका नाम है इस्चिक। हेविश्योर जो है हेपेटाइटिस को, हेपेटाइटिस है ना, हेपेटाइटिस को क्योर करने के लिए हेविश्योर नाम की वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया। चैड ओएक्स जो है नीपाह वायरस को ठीक करने के लिए चैड OX1 यूज किया गया। R21 मैट्रिक्स एम जो है मलेरिया को क्योर करने के लिए, मलेरिया को सही करने के लिए ये टीके का इस्तेमाल किया गया, R21 मैट्रिक्स एम। दोस्तों, आपके सामने 3 क्वेश्चन है, कल से मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी दूंगा, आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, तो 3 प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स पे दीजिए। वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस आर्टिकल में है? क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन नंबर 3 है निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कल मिलेंगे। अब आप जो है आप अपना कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, जांस्कर महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? Where has जांस्कर फेस्टिवल 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो देखिए, जांस्कर जो महोत्सव है ये लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया। कहां पे? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में जांस्कर फेस्टिवल मनाया गया है। कहां पे? लद्दाख में। दोस्तों, लद्दाख में इसका 9वां संस्करण 9th एडिशन यहां पे सेलिब्रेट किया गया है। दोस्तों, सानी में लद्दाख जांस्कर महोत्सव मनाया गया, सानी जगह है। आप यहां पर इस महोत्सव की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये तस्वीर में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। BD मिश्रा जी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। और ये जो त्योहार है इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है और कभी भी मनाया जा सकता है, कोई डेट फिक्स नहीं है इस त्योहार की, ठीक है। बहुत ही गर्मजोशी से लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे के आइडियाज, एक दूसरे की खुशियों को साझा करते हैं। ये इस त्योहार का जो मेन मोटो है वो है बुराई पे अच्छाई की जीत, ये इसका मुख्य मोटो है। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार बता रहा हूं जो लद्दाख से रिलेटेड है। तो आपने हेमिस तो पढ़ा ही होगा, हेमिस उत्सव, साका दावा, स्टोक गुरु, यहाँ पे तेसेचू, लोसर महोत्सव, फयांग तेसेडुपु, सिंधु दर्शन, टकटोक महोत्सव। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो लद्दाख में सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। दोस्तों, लद्दाख से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। प्यारे साथियों, अभी लद्दाख में टोटल जिलों की संख्या 7 हो गई है। यहाँ पे 5 नए जिले बने हैं, 2 जिले पहले से थे, तो टोटल 7 जिले हैं। तो यहाँ पे 7 जिले जो हैं, 5 नए जिले, वो है द्रास, चांगथांग, नुब्रा, शाम और जांस्कर। तो ये 5 नए जिले यहाँ पे बनाए गए, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो यहाँ पे फंक्शनल लिटरेसी यानी कि कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला कौन सा यूनियन टेरिटरी बना है? तो फ्रेंड्स, ये लद्दाख है। देखिए, लद्दाख का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को लद्दाख का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा जो लड़ाकू हवाई अड्डा है वो कहां पे? लद्दाख में। इसकी जगह नाम है न्योमा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला महिला पुलिस स्टेशन कहां पे बना है लद्दाख में, तो कारगिल में खोला गया है। तो आपने लद्दाख से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। आइए बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM E-ड्राइव योजना को मंजूरी दी है। ये किस मंत्रालय से रिलेटेड है आपसे पूछा जा रहा है। The Union Cabinet has approved the PM E-ड्राइव scheme. It belongs to which one of the following ministry? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, PM E-ड्राइव जो है, जैसे फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। तो दोस्तों, अभी जो समय है, अगर हमें 2070 के इस टारगेट को पूरा करना है, हमें कार्बन नेट न्यूट्रल होना है, हमें लगातार पेट्रोल और डीजल वाली जो कार है उसकी जगह पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना है, तो सरकार को बढ़ चढ़ के यहां पे लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा और साथ ही साथ बहुत सारे अभियान चलाने होंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंपॉर्टेंस उसके बारे में बताना होगा। तो इसी को लेकर के PM E-ड्राइव यहां पे स्टार्ट किया गया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल कह रहा है
कि आप इलेक्ट्रिक वाहनों को इस्तेमाल कीजिए और इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दीजिए, और इसके लिए पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, इस योजना में जो कंज्यूमर्स होंगे वो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे और इससे कार्बन का जो पोल्यूशन है वो भी कम होगा, हमारे पर्यावरण को हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा, इसमें काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है, और यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन जो इमिशन है वो भी कम होगा। तो पीएम ई ड्राइव योजना की जो कार्यकाल है, जो इसका आप कह सकते हैं ड्यूरेशन है, वो 2 साल का है, और इसमें टोटल 10,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और इसमें बहुत सारी सब्सिडी दी जाएगी, और बहुत सारी जगहों पे चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, और यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स लाई जाएगी ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेस किया जा सके। और यह योजना लागू करने की जिम्मेदारी केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय की है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का है। ठीक है, अब दोस्तों आपको एक आंसर देना है कि अभी वर्तमान में जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है इसके मंत्री कौन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों अब अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं पढ़ाऊंगा जो अभी हाल ही फिलहाल लॉन्च हुई हैं और आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वृंदावन ग्राम योजना सबसे पहले हम बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इसका मकसद है यहाँ पे गांव को आदर्श गांव बनाना, वहां पे बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनके डेवलपमेंट में काम करना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। देखो जहां भी सुख लगाओ, मैंने आपको बताया था कि सुख जहां हो तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने सुख शिक्षा योजना स्टार्ट करी है। इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम किसने स्टार्ट की है, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो एकीकृत पेंशन योजना है केंद्र सरकार ने स्टार्ट की है। विज्ञान धारा योजना ये हमारी साइंस डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है, साइंस डिपार्टमेंट ने यहां पे इसे स्टार्ट किया है। ठीक है, अगला है सुभद्रा योजना। तो सुभद्रा योजना उड़ीसा में स्टार्ट की गई है। 5 सालों में हर एक साल में 10,000 रुपए सपोर्ट दिया जाएगा 2 किस्तों में। अगले 5 सालों में जो महिलाएं हैं, जो पात्र महिलाएं हैं, उनको 50,000 रुपए मिलेगा एज अ सपोर्ट। दोस्तों यहाँ पे आप स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी नए छात्र हैं, स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप ई बुक सेक्शन में जाओगे तो आप ई बुक्स यहां पर देखो तो हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। मैराथन क्लास पीडीएफ अभी मैंने ली है, आपको यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दी गई। आज मैराथन का दूसरा पार्ट है। ठीक है, और यहां पर ईयरली हाफ ईयरली की ई बुक भी अपलोड कर दी गई है। तो ये ई बुक है जनवरी से लेकर सितंबर तक 9 महीने की टॉप 500 एमसीक्यू आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, और लगभग 21 टॉपिक में डिटेल एनालिसिस किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज आपकी रैंक यहां पे अपडेट नहीं हो पाई है, तो आपका टेस्ट होता है टेस्ट सीरीज में। आप टेस्ट सीरीज में 2 प्रकार के टेस्ट देते हैं, डेली टेस्ट देते हैं। एक टेस्ट आपका होता है सुबह, जो आपका टेस्ट होता है डेली करंट अफेयर्स का स्टार्ट हो जाता है। एक 11 बजे आपका स्टैटिक जीके बुक का टेस्ट होता है। आज आपको पेज नंबर 7 पढ़ के आना है और पेज नंबर 7 का टेस्ट होगा। कल आपका टेस्ट नहीं हुआ था स्टैटिक का, और डेली करंट अफेयर्स का हुआ था। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स आप यहां पे टेस्ट दे सकते हैं। जनवरी से लेकर के अभी तक सितंबर तक आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने को मिल जाएगा। टेस्ट पास है दोस्तों, 3000 प्लस टेस्ट आपको टेस्ट पास में देखने को मिलेंगे। रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं एसएससी के सारे पेपर्स आपको टेस्ट पास में मिलेंगे, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। अभी पेपर्स की संख्या और बढ़ा दी गई है। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों छठा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। लगातार 6ठे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। हु हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, यानी जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को यहां पे लगातार 6ठे वर्ष ऊर्जा लीडर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और लगातार ये जो इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री, स्टील सेक्टर है, और ये जो कॉर्पोरेशन है, ये आगे बढ़ रहा है। और ये जो अवार्ड दिया जाता है ये भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर के द्वारा, यानी इसे हम कहते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रीन बिजनेस सेंटर, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ओके। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है ये नवरत्न कंपनी है और इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आता है, और इसकी जो कॉर्पोरेट यूनिट है वो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वीएसपी कहते हैं।
और इसे विजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है। 1982 में इसे स्थापित किया गया था। विशाखापत्तनम में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम है भारत में स्टील सेक्टर को बढ़ाना, भारत की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना और साथ ही साथ एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इस्पात को आगे लेके जाना, इस्पात की मैन्युफैक्चरिंग को। अब दोस्तों बात यहाँ पे अवार्ड्स की आई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स यहाँ पे हाल ही में दिए हैं। परीक्षा संजीवनी में मैं आपको समझाने वाला हूं। हमारी आदत है हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करने के बाद उससे रिलेटेड जो अभी प्राइज है या फिर अपॉइंटमेंट है वो हम पढ़ाते हैं। तो यहां पर देखो, हायोयो मियाजाकी जापान से बिलोंग करते हैं, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो रमन मैग्सेस अवार्ड किसे मिला है? रमन मैग्सेस अवार्ड यहां पे किसे दिया गया है? यहां पे हायोयो मियाजाकी को मिला है। 70 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर कौन है? ऋषभ शेट्टी है। फिल्म कंतारा को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ऋषभ शेट्टी को अवार्ड ये मिला है। नेक्स्ट आई देखते हैं, 70 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी? तो बेस्ट फीचर फिल्म थी अट्टम। बेस्ट फिल्म वैसे तो अगर आपसे पूछा जाए तो कंतारा थी, लेकिन फीचर फिल्म अट्टम थी। पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड किसे मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है। किसे मिला है? शाहरुख खान को यह अवार्ड मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का सेकंड जो आपका संस्करण है, ये किस राज्य में आयोजित हुआ है? द सेकंड फेज ऑफ तरंग शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो द राइट आंसर इज राजस्थान, इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में दूसरा चरण तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजित किया गया, ठीक है। और राजस्थान की जगह जोधपुर है जहां पर अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किया गया है। और कब से कब तक हुआ है? तो 1 से लेकर 14 सितंबर तक ये ऑर्गेनाइज किया गया आयोजित हुआ है। इसमें कौन कौन सी, अब ये कौन सा एक्सरसाइज है? तो ये एयर फोर्स एक्सरसाइज है, यानी वायुसेना अभ्यास है। इसमें अमेरिका, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ये सारे देश इसमें पार्टिसिपेट किए, शामिल हुए हैं, ठीक है। और भारतीय वायुसेना इसकी मेजबानी कर रहा है। यह एक बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, ठीक है दोस्तों। पहला चरण इसका कब हुआ था? फर्स्ट फेज 6 से लेकर 14 अगस्त के बीच में हुआ था और वो तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित किया गया था। इसमें जो वायुसेना शामिल हुई थी, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन इसमें हिस्सा लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। और ये जो अभ्यास था ये सैन्य सहयोग अभ्यास था, ये मिलिट्री एक्सरसाइज था, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास और समझा देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछा सकते हैं, अभी हाल ही फिलहाल हुए हैं। आइए देखते हैं। तो डस्टलिक अभ्यास जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान में के साथ होता है, ठीक है। IMT ट्रायलेट, तो यहां पे इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में होता है। टाइगर ट्रंप अभ्यास भारत और किसके बीच में होता है? अमेरिका के बीच में होता है। अगर आपसे पूछा जाए सी डिफेंडर अभ्यास, तो सी डिफेंडर अभ्यास आप बताएंगे भारत और अमेरिका के बीच में सी डिफेंडर अभ्यास होता है। समुद्र लक्ष्मण 2024 किसके बीच में हुआ? भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है, ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच में। भारतीय लाइट टैंक जोरावर का प्रारंभिक ऑटोमेटिव सफल परीक्षण किसने किया है? हु हैज कंडक्टेड द ऑटोमेटिव सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ इंडियन लाइट टैंक जोरावर? तो देखिए इंडियन, ऐसे कोई भी जब भी बात आएगी तो आप DRDO आप आराम से टिक करोगे, ठीक है। जब भी बात यहां पर आएगी कि यहां पर जो भी वेपन्स की है, हथियारों की बात है, तो DRDO का काम होता है। तो हाल ही में जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, इन्होंने भारतीय लाइट टैंक जोरावर का सफल जो ऑटोमेटिक परीक्षण है, और ये टेस्ट इन्होंने इसे पूरी तरीके से अटेम्प्ट किया है। ये ऑटोमेटिक ही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जोरावर लाइट टैंक की जो डिजाइनिंग है और पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से किया गया, इंडिजीनियस है। और ये जो नाम जोरावर रखा गया है, तो एक सैन्य जनरल थे, इनका नाम है जोरावर सिंह कहलूरिया, तो इनके नाम पर इसका टैंक का नाम रखा गया है। और ये किसकी मदद से बनाया गया? तो ये लड़ाकू वाहन जो है अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान CVRDE यानी कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, यहाँ पे लार्सन और टूर्बो भी है, दोनों ने मिलकर के इसे बनाया है। बहुत ही ऊंचाई पर ये हमला कर सकता है और ये 2027 तक भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। जब ये सारे टेस्ट इसको पास कर लेगा उसके बाद 2027 में इंक्लूड किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आइए जानते हैं। तो एक है सहयोग काइजिन अभ्यास 2024,
तो ये कहां पर हुआ? चेन्नई में हुआ। भारत और जापान के बीच में जो यहाँ पे कोस्ट गार्ड है, तट रक्षक है, उनके बीच में आयोजित किया गया था। दोस्तों यहाँ पे भारतीय नौसेना ने अपना सबसे पहला स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन दृष्टि 10 यहाँ पे रिसीव किया है। डीआरडीओ की जो इंडिजीनियस स्वदेशी असॉल्ट राइफल है उग्रम, इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। भारतीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र को कहां पर स्थापित किया जाएगा? वेयर विल बी इंडिया इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर IIMDRC विल बी सेटअप। तो देखिए, भारतीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र मुंबई में स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी बॉम्बे में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों हाल ही में इसकी जो बैठक हुई है गोवा में हुई है और 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक का आयोजन किया गया और इसमें फैसला किया गया था कि जो इसका भारतीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री समाधान केंद्र है, इसका शुभारंभ किया जाए और यह मुंबई में स्थापित किया जाएगा। तो जितने भी समुद्र से रिलेटेड विवाद है, इसके निपटारे के लिए एक विशेष मंच है IIMRDC। यह संस्था इंपॉर्टेंट है जो समुद्री विवादों को सॉल्व करती है और किस प्रकार से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर के भी ये रेस्पॉन्सिबल कम्युनिटी है। और इसे यहां पर हम बोलते हैं, जो यहां पर आप देख सकते हैं मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई 13 सितंबर को गोवा में, और प्रमोद सावंत जी हैं और हमारे जो पतन मिनिस्टर हैं, इनका क्या नाम है यहां पे आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स पे बताएं। ये पतन मिनिस्टर है, वाटरवे मिनिस्ट्री संभाल रहे, कौन है ये? तो IIMDRC के साथ साथ सरकार ने भारतीय समुद्री केंद्र IMC की भी शुरुआत यहां पे की है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस ये कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों कल 15 सितंबर था, तो कल 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया गया। आज 16 सितंबर है, तो आज इसका ओजोन डे मनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों हम एक दिन पहले की घटना इसलिए लेते ताकि आपको पूरा डिस्क्राइब कर सके। तो जिस दिन दिवस होता है अगले दिन उसकी थीम आपको पढ़ाना पड़ता है, तो आज शाम को दोपहर को पता चलेगा, नहीं तो आज 16 सितंबर को भी हम कंप्लीट करते। तो देखिए, आप बहुत ही फेमस इंजीनियर हैं सर एम विश्वेश्वरैया, इनको सम्मानित किया जाता है और इन्हीं के सम्मान में 15 सितंबर को भारतीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार की थीम है इनोवेटिंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अब दोस्तों इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है? तो भारत में जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स बने हैं, जितने भी इरिगेशन नेटवर्क हैं, बहुत सारी जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, तो इन्हीं की सोच की वजह से भारत में पॉसिबल हो पाया है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला इंजीनियर दिवस कब मनाया गया, तो 1968 में सबसे पहला इंजीनियर्स डे मनाया गया है। देखिए, आज के दिन ही अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है और ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। युवाओं को जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यानी कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल करने के लिए दिवस मनाया जाता है। विषय है सुशासन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड गवर्नेंस। और पहला जो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस था 2008 में सेलिब्रेट किया गया था। दोस्तों अब यहां पर मैं आपको RRR सेशन में अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को रिवीजन करा रहा हूं, तो मेरे साथ आप सभी जल्दी जल्दी रिवाइज करना। टोटल 35 क्वेश्चन यहां पे करेंगे 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में। तो आइए देखते हैं, कमेंट बॉक्स पे आप सभी आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपके कमेंट बॉक्स को देख रहा हूं। इंद्राणी पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो सिक्किम राज्य में इंद्राणी पुल का उद्घाटन किया गया है। फूमियो किशिदा किस देश के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने सितंबर 2024 में पद मुक्त होने की घोषणा करी है? जापान के प्रधानमंत्री हैं। WHO ने किसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो 103 वीरता पुरस्कार यहां पे प्रदान किए हैं। साइंटिस्ट RN अग्रवाल का हाल ही में निधन हुआ, इन्हें किस मिसाइल का जनक माना जाता है? तो देखिए, अग्नि मिसाइल का इन्हें फादर कहा जाता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारत के कितने खिलाड़ियों का दल भेजा जा रहा है? तो 84 खिलाड़ियों का दल यहां पे भेजा जा रहा है। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत न्यूजीलैंड के साथ किस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो ये ऑकलैंड में खोलेगा। कहां पर? ऑकलैंड में खोला जाएगा। डीबीएस बैंक की पहली महिला CEO कौन बनी है? तो डीबीएस बैंक की पहली महिला CEO तानसू शान है। नेक्स्ट है,
विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। हिम उन्नति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में हिम उन्नति योजना की शुरुआत की गई। दोस्तों कल यहां पे 15 सितंबर था और 15 सितंबर को हम हर हफ्ते पूरे हफ्ते का रिवीजन करते हैं, साथ में टेस्ट भी लेते हैं। तो 14 सितंबर को जो करंट अफेयर्स पढ़ाया था उसे आप यहां पे रिवाइज करने वाले हैं। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रशांति राम को मिला है। संयुक्त सेनाभ्यास अल नज़ा भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? तो अल नज़ा भारत और ओमान के बीच में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो यह कहां पर स्थापित किया जाएगा? नासिक में। मतदाताओं के सभी स्तरों पर न्यायाधीश का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये पहला देश मैक्सिको है। पहला देश कौन सा है? मैक्सिको। सरकार ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की जरूरत को पूरा करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका नाम है रंगीन मछली ऐप। ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग रूस में। भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए मिशन मौसम की अवधि कितनी? तो 2 साल इसकी अवधि है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। पोलारिस डॉन मिशन किस स्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स ने इसे लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या किया है? तो इसे श्री विजयपुरम कर दिया गया है। दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आप इसके लिए भी तैयार हो जाइए। आधुनिक भारत के प्रश्नों को। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां पर इस्तेमाल की? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा यहां पे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में दिया। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 में ऑर्गेनाइज किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राज्यपाल तो सी राजा गोपालाचारी थे। दोस्तों 16 सितंबर के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। नीरज ने पेरिस ओलंपिक गेम्स में कौन सा मेडल जीता? तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है एसएसबी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारत और चाइना के युद्ध के बाद ठीक 1 साल के बाद 1963 में। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह बीएसएफ के महानिदेशक हैं। मंकी पॉक्स का पहला मामला किस देश में पाया गया था? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया गया था। डेंगू ऑल किस रोग की वैक्सीन है? नाम से स्पष्ट है, डेंगू के लिए वैक्सीन है डेंगू ऑल। आपके लिए सवाल है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं एसएसपी के? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। प्यारे साथियों जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्टैटिक जी के बुक को तो आपने ऑर्डर किया होगा। आज पेज नंबर 7 का आपका टेस्ट है। जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया है वो हमारी वेबसाइट से इसे ऑर्डर कर सकते हैं और इस बुक का लिंक, इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स पे आपको 2nd नंबर पे मिल जाएगा, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज का दिन बहुत ही शानदार हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।